हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है इंस्ट्रूमेंटेशन और इसका बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मास स्पेक्ट्रोमेट्री को समझने में। अच्छा, इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं, ना कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते हैं, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ नहीं करते। इस वजह से इसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। चलो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है, हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट अगर हम लोग को पता लगाना हो तो हम लोग इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस प्रकार से होता है, देखो इधर प्रेजेंट होता है हम लोग का एक वेपराइजेशन चेम्बर। क्या प्रेजेंट होता है? वेपराइजेशन चेम्बर। वेपराइजेशन चेम्बर। इस वेपराइजेशन चेम्बर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल हो गया ना, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एसीटोन है। तो एसीटोन को सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, और वेपर में कन्वर्ट कहाँ होता है? इस वेपराइजेशन चेम्बर में होता है। ठीक है, वेपराइजेशन चेम्बर के बाद मॉलिक्यूल को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भेजा जाता है हम लोग का आयनाइजेशन चेम्बर में। आयनाइजेशन चेम्बर में क्या होता है, देखो दोस्तों, आयनाइजेशन चेम्बर अगर देखोगे ना तो इधर लगा हुआ होता है फिलामेंट, इसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट का काम क्या होता है, इधर से ये ना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, या क्या ये क्या जनरेट करता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐसे जनरेट करता है टंगस्टन फिलामेंट। और इधर लगा हुआ होता है रिपेलर प्लेट। रिपेलर प्लेट ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। इसका जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो करीब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है। ये क्या है? हम लोग का टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल जो है वो इस यहाँ से वेपराइजेशन चैम्बर से आयनाइजेशन चैम्बर की ओर आगे बढ़ती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से इस मॉलिक्यूल से ना इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या करता है, उसका मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेपर रूप में कहाँ से गया? आयनाइजेशन चैम्बर, ये आयनाइजेशन चैम्बर में गया। आयनाइजेशन चैम्बर में जाने के बाद ना, इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमारे पास 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। एक तो है हम लोग का ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या हम लोग का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये है हम लोग का सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये है हम लोग का पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 प्रकार का आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर देख पा रहे होंगे, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, या फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होता है? ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये हम लोग का सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, फिर होता है हम लोग का पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फिर आता है हम लोग का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ निकाला जा सकता है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उससे वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, किससे? सिग्मा बॉन्डेड के कंपेरिजन में। और सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है ये। इस वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, आप कंसीडर करो कि यहाँ से टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इसका एनर्जी कितना है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखो कोई से एक इलेक्ट्रॉन को ना वो क्या करेगा, वो निकाल देगा। तो अभी हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो निकालने से होगा क्या, देखो नॉन बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया उसने। किसने निकाल दिया? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना दिया था जोश जोश में। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 है, सही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पास। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इसने। एक इलेक्ट्रॉन किसने निकाला? इस इलेक्ट्रॉन ने, है ना। निकालने से क्या होगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और क्या बन गया ये इस प्रकार से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ का, और एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जनरेट हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बना,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल कैटायन। रेडिकल कैटायन क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें रेडिकल भी है और कैटायन भी है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल कैटायन, या फिर इसको हम लोग मॉलिक्यूलर आयन के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या है, एक चार्ज है, इस वजह से इसको हम लोग मॉलिक्यूलर आयन भी बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहाँ से बना? यहाँ ये बना हम लोग का आयनाइजेशन चैम्बर में। अब देखो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना हम केवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही आवश्यकता पड़ती है, 10 इलेक्ट्रॉन के करीब करीब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो ये टंगस्टन फिलामेंट जो है ना 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके फ्रेगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो हम लोग का मॉलिक्यूलर आयन बना ना, ये मॉलिक्यूलर आयन ना फर्दर क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटता क्यों है? क्योंकि हमारे पास जितना हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उससे हम लोग ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो जो बाकी एनर्जी है वो इसके जो बॉन्ड है ना, उसको तोड़ने में हेल्प करता है, और इस तोड़ने वाला जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना जरूर से। तो इसमें से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इसने फ्रेगमेंट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका ये जो सिंगल बॉन्ड है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन को शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, टूट गया। कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में टूट गया। एक तो हमारा कैसे बना, CH3C और डबल बॉन्ड O, ये एक रेडिकल जो पहले से ही है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ से एक रेडिकल आ गया हम लोग का, और ये CH3 रेडिकल बन गया, ठीक है। ये रेडिकल, इसको हम लोग और किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिला के क्या है, आपस में बॉन्ड बना लिए। तो ये बन गया देखो CH3C, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, तो ट्रिपल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वे पहले से ही है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिला के ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, ये पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का फिर से एक फ्रेगमेंट बन गया, इसको F1 बोल देते हैं, और ये एक हम लोग का ये दूसरा फ्रेगमेंट बन गया F2। इसमें से जो 2 फ्रेगमेंट बना है ना, इसमें से देखो ये क्या है हम लोग का, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, क्योंकि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इस पर, है ना। तो जो रेडिकल्स होते हैं और एनायंस होते हैं ना, वो हम लोग का मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग का डिटेक्ट नहीं होता। तो इन दोनों फ्रेगमेंट में केवल ये वाला जो फ्रेगमेंट है ना, वो हमारा काम का चीज़ है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वही बस हम लोग का काम का चीज़ होता है, वो मॉलिक्यूलर आयन हम लोग का काम होता है। बाकी जो रेडिकल्स होता है और जो कैटायन एनायन डेवलप होगा ना, वो इस स्पेक्ट्रोमीटर में बाहर निकल जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रोसेस में एनायन डेवलप हो गया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने ये बन गया एनायन। तो ये एनायन में ये जो रिपेलर प्लेट होता है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है ना, वो रिपेलर प्लेट पे क्या हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो एनायन मॉलिक्यूल्स बना, वो इस रिपेलर प्लेट से अटैच हो गया, और जो ये रेडिकल बनता है वो ना वैक्यूम चैम्बर के थ्रू बाहर निकल जाता है। और वैक्यूम चैम्बर से कहाँ पास वैक्यूम चैम्बर प्रेजेंट होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पास 2 काम हुआ। ये जो मॉलिक्यूलर आयन है वेपराइज हुआ, वेपराइज होने के बाद ये जब ये टंगस्टन फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन से ये क्या बन गया, ये मॉलिक्यूलर आयन बना। इस मॉलिक्यूलर आयन को हम लोग रेडिकल कैटायन बोलते हैं, और उसका क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो ये फ्रेगमेंट बना, ये फ्रेगमेंट बना। और मॉलिक्यूलर आयन, अब जरूरी नहीं है कि 100 मॉलिक्यूलर आयन है तो 100 मॉलिक्यूलर में से 100 के 100 मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होंगे। कुछ इस रूप में भी प्रेजेंट होंगे, कुछ इस फ्रेगमेंट के रूप में भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास जो इधर मिला, इससे गुजरने के बाद, इस फिलामेंट के गुजरने के बाद हमारे पास क्या क्या मिला, एक तो हम लोग का फ्रेगमेंटेड आयन मिला, जिसको हम F+ बोल सकते हैं, एक फ्रेगमेंट मिला, इसको F2 फ्रेगमेंट बोल सकते हैं। एक हम लोग का मॉलिक्यूलर आयन भी है ना, ये क्या है, हम लोग का मॉलिक्यूलर आयन भी है।
तो फ्रेगमेंट्स भी होते हैं और मोलिकुलर आयन भी होते हैं। इधर प्रेजेंट होता है हम लोग का एसिलरेटर प्लेट, ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट होता है, एसिलरेटर प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं एसिलरेटर प्लेट। एसिलरेटर प्लेट का काम क्या होता है, एसिलरेशन आप लोग जानते ही होंगे, जो जैसे कि गाड़ी में लगा रहता है ना एक्सकेलरेटर, जब एसिलरेटर देखते हैं तो गाड़ी भागता है आगे, उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो मोलिकुलर आयन और जो फ्रेगमेंटेड आयन जनरेट हुए ना, इसको स्पीड प्रोवाइड करता है कौन, ये एसिलरेटर प्लेट। जब ये एसिलरेटर प्लेट इसको स्पीड प्रोवाइड करता है तो ये जाता है हम लोग का ये डिफ्लेक्टर में जाता है। कहाँ जाता है, डिफ्लेक्टर में। यहाँ प्रेजेंट होता है वैक्यूम चेम्बर, यहाँ प्रेजेंट होता है वैक्यूम चेम्बर। वैक्यूम चेम्बर में होता क्या है, ये जो इसमें जो मैंने बताया था एक रेडिकल कैटायन भी बना था, तो जो रेडिकल कैटायन है ना वो इस वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बाकी जो मोलिकुलर आयन बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा, एक मोलिकुलर आयन बचा और दूसरा क्या बने, फ्रेगमेंट बचे, जैसे कि F1 फ्रेगमेंट, F2 फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट्स बचे और मोलिकुलर आयन बचा। इधर लगा हुआ होता है मैग्नेट, इधर लगा हुआ होता है मैग्नेट, ये क्या है हम लोग का मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या करता है, जब भी हम लोग किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेट के थ्रू गुजारते हैं ना, तो वो अपने उसको क्या करता है, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करता है ना, क्या क्या डिफरेंट पाथ फॉलो करता है बेस्ड ऑन द चार्ज टू मास रेशियो या फिर मास टू चार्ज रेशियो, इनका डिफरेंट डेविएशन होता है। अपना ओरिजिनल पाथ क्या था, ये पहले एस्केलेटर प्लेट से चलते चलते इन लोग ऐसे सीधा चल रहे थे, ऐसे सीधा चल रहे थे, है ना। एक काम करते हैं, एक फ्रेगमेंट ले लेता हूँ, एक प्लस मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, है ना। F1 फ्रेगमेंट है और ये क्या है हम लोग का मोलिकुलर आयन है M+ रेडिकल, ठीक है। तो इन लोग स्ट्रेट चल रहे थे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट चल रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में ये क्या है हम लोग का मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में ये जो कैटायन होता है ना वो डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। पहले ऐसे जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो वो ऐसे इस प्रकार से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, अपने ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ से ऐसे कुछ एंगल के ऊपर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। और ये डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अभी देखो कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट है, ये θ1 है, ये क्या है हम लोग का θ2, θ2 ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर। ये ऊपर क्या है हम लोग का मोलिकुलर मास और नीचे क्या है चार्ज, चार्ज को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों जो मास टू चार्ज रेशियो के आधार पर ना ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। जिसका जितना ज़्यादा मास टू चार्ज रेशियो होगा वो उतना ही कम डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार हम लोग ना कंसीडर करते हैं, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, मैंने एग्जांपल लिया था, एक मॉलिक्यूल लिया था ना, कौन सा मॉलिक्यूल लिया था, एक मैंने मॉलिक्यूल लिया था ये वाला, ठीक है। तो ये है हम लोग का मोलिकुलर आयन, ठीक है, ये है हम लोग का मोलिकुलर आयन, ये M+ इसको मोलिकुलर आयन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका एक फ्रेगमेंट जो मैं आपसे लोग को बताया था कि कौन सा फ्रेगमेंट डेवलप होगा, ये इस प्रकार से एक फ्रेगमेंट डेवलप होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का M+ है ना, M+ ये मोलिकुलर आयन है और ये क्या है हम लोग का एक कोई फ्रेगमेंट है F1 फ्रेगमेंट, ठीक है। कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होता है, देखो तो दोस्तों अगर हम लोग इसका मास टू चार्ज रेशियो निकालें तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखो कार्बन कितना है, 3 है, एक कार्बन का 12, तो 12 में 12 से कितना हो जाएगा, 36 ही कार्बन का हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 में 12, 6 18 का 8 हासिल है 1, 3 4 1 5, तो 58 इसका मास हो गया। और चार्ज कितना है, +1 का है ना। तो मास टू चार्ज रेशियो कितना हो गया, ये M/Z का रेशियो इसका कितना हो गया, ये हो गया 58। इसका अगर हम लोग मास टू चार्ज रेशियो निकालें तो 2 कार्बन का हो गया 24, 12 दूनी 24, ठीक है। एक ऑक्सीजन का हो गया हम लोग का 16 और +3 हाइड्रोजन का 3 लिख लेते हैं,
6 4 10 3 13 का 3 हासिल है 1 2 3 1 4। तो ये 43 पे हम लोग का एक 43 क्या हो गया इसका, ये इसका m/z रेशियो कितना हो गया 43। अगर आप लोग डिफ्लेक्शन देखोगे, किसको देखोगे, डिफ्लेक्शन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास टू चार्ज रेशियो। किसका मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर आयन का मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। तो सबसे ज़्यादा कौन डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। और ये क्या है, हम लोग का ओरिजिनल पाथ है, ये हम लोग का डिफ्लेक्शन 1 है, ये θ1 डिफ्लेक्ट हुआ है, ये θ2 डिफ्लेक्ट हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ, ये इतना डिफ्लेक्शन, ये θ1 हो गया। और दूसरा जो डिफ्लेक्शन है मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला डिफ्लेक्शन देखो θ2। तो θ1 और θ2 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है, ऑफकोर्स θ2 ज़्यादा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि जो डिफ्लेक्शन है किस में ज़्यादा है, θ2 में ज़्यादा है ना। तो सेकंड वाला जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है, ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ये वाला मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। इस वजह से ये मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पास आएगा, देखो ये मॉलिक्यूलर आयन M+, ये M रेडिकल प्लस वाला ये मॉलिक्यूलर आयन यहाँ आया, और ये जो फ्रेगमेंट है F1 वो यहाँ गया, F+ फ्रेगमेंट, F1 फ्रेगमेंट यहाँ गया। तो देखो यहाँ से ना बेस्ड ऑन द चार्ज टू मास रेशियो ये जो आयंस है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गए। यहाँ पास यहाँ जो किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका मास टू चार्ज रेशियो क्या है, ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर आयन का मास टू चार्ज रेशियो 58 था, इस वजह से इसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। और जो फ्रेगमेंट है उसका 43 था मास टू चार्ज रेशियो, इस वजह से इसका डिफ्लेक्शन कम हुआ। तो ये जो बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशियो ये क्या हो गया, आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और इधर क्या होता है, हम लोग का एनालाइजर लगा हुआ होता है, क्या होता है, एनालाइजर लगा हुआ होता है। एनालाइजर क्या करता है, इस मास टू चार्ज रेशियो के आधार पर इसका एक ग्राफ मिलता है हम लोग को। कौन सा ग्राफ, कैसा ग्राफ मिलता है हम लोग को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लेना। बेस्ड ऑन द, इधर हम लोग का होता है इंटेंसिटी वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हम लोग का होता है मास टू चार्ज रेशियो, m/z रेशियो, ठीक है। तो हम लोग को m/z रेशियो कहाँ कहाँ मिला था, m/z रेशियो हम लोग को मिला था एक तो 58 पे मिला था, और दूसरा क्या था 43 पे मिला था। तो इधर रहता है m/z रेशियो, एक इधर ऐसे, एक इधर ऐसे, ऐसे करके m/z रेशियो, डिफरेंट m/z रेशियो पे हम लोग को एक ऐसे लाइन मिलता है। इधर होता है हम लोग का इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी होता है ना, ये होता है रिलेटिव इंटेंसिटी। इसको भी समझते हैं कि ये ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उससे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा मास स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम और इसका बेसिक, है ना। दोस्तों एक बार ना हम लोग इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, वेपराइजेशन चैम्बर में वेपराइजेशन होता है। सबसे पहले हम लोग का जो प्रोसेस है वो कौन सा है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बाद होता है हम लोग का आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन चैम्बर में चला गया ना, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद जो होता है वो कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद ये एक्सेलरेटर प्लेट में गए। फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है हम लोग का एसिलरेशन। एसिलरेशन के बाद कहाँ चला गया ये, ये वाला चला गया इधर, डिफ्लेक्शन, है ना। इधर क्या होता है हम लोग का डिफ्लेक्शन, मॉलिक्यूलर आयन का डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन के बाद ये हम लोग का एनालाइजर में जाके ये एनालाइज होता है, एनालाइजर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, हम लोग का मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं दोस्तों। इन दिस टेक्निक मॉलिक्यूल्स आर बॉम्बार्डेड विथ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को कैसे बॉम्बार्ड किया जाता है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के साथ उसको बॉम्बार्ड किया जाता है आयनाइजेशन चैम्बर में, ठीक है। आयनाइजेशन चैम्बर में जब उसको बॉम्बार्ड किया जाता है तो वो जो एक बॉम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करता है, जो कि कहाँ से करता है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, बाहर निकालता है। बाहर निकालने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर आयन बनता है ना। रेडिकल कैटायन भी बोलते हैं इसको, रेडिकल कैटायन, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होगा। जो ये मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हुआ है वो फिर से फ्रेगमेंट होता है, और हम लोग का स्मॉलर पॉजिटिव आयंस फिर से वो क्या करेगा, जनरेट करेगा।
स्मॉलर पॉजिटिव आयंस को हम लोग डॉटर आयंस भी कह सकते हैं। तो जनरली हम लोग जब प्रिंसिपल लिखते हैं ना तो केवल वो स्टेप को ही हम लोग ने क्या कर दिया है, लिख दिया है। देखो पहले में जब बम्बार्ड किया तो हम लोग का ये बम्बार्डमेंट हुआ, बम्बार्डमेंट के बाद हम लोग का रेडिकल केटायन बना जिसको हम लोग ने मॉलिक्यूलर आयन बोला। मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर ये फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है। तो फ्रेगमेंटेड जो मॉलिक्यूल है और डॉटर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर है ना, हर एक का पर्टिकुलर रेशियो होता है। कौन सा रेशियो? मास टू चार्ज रेशियो। और इसी मास टू चार्ज रेशियो के आधार पर इसको सेपरेट किया जाता है। कहाँ? एनालाइजर में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग। तो बेसिक प्रिंसिपल में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या होता है देखो, दीस आयंस आर एनालाइज्ड इन सच ए वे दैट सिग्नल इज ऑब्टेन फॉर ईच वैल्यू ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। तो हर एक मास टू चार्ज रेशियो के लिए हम लोग को एक अलग एक इंटेंसिटी एक हम लोग को क्या मिलता है? पीक मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। हर एक मास टू चार्ज रेशियो के लिए अपना अपना एक सिग्नल मिलता है हम लोग को। इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आयन गिविंग दैट सिग्नल। तो जैसे कि मैंने बताया था, इधर होता है हम लोग का वाई एक्सिस में इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस में होता है हम लोग का मास टू चार्ज रेशियो। तो जैसे कि कोई एक इंटेंसिटी इधर मिला, एक इंटेंसिटी इधर मिला, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये एक डिफरेंट m/z वैल्यू है, ये दूसरा m/z वैल्यू है। तो किसका इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला m/z का जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा नंबर के बने हैं, है ना, क्योंकि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है ना। तो इंटेंसिटी सिंपल से रिप्रेजेंट करता है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस m/z रेशियो में आ रहे हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट पीक इज रिफर टू एज बेस पीक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ अदर पीक इज मेजर विद रिस्पेक्ट टू बेस पीक, है ना। तो बेस पीक के रिस्पेक्ट में बाकी जो पीक्स होते हैं उसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को समझेंगे, ये सभी पॉइंट्स को समझेंगे कि ये बेस पीक क्या होता है और ये जो हम लोग मास स्पेक्ट्रा बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।